हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग घर में सुरक्षित होंगे। हम करने वाले हैं आज जो टॉपिक है वो है मनी एंड बैंकिंग का एक टॉपिक दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। फाइन। एक्चुअली मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में वैसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो हम आज सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का दूसरा नाम हमारा मनी क्रिएशन भी होता है, तो वो भी देख तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्रेडिट क्रिएशन के साथ साथ मनी क्रिएशन क्या होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, और हम ये डिस्कस करने का खास कारण ये है क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस वाले यूनिट में से, राइट, जो जनरली 6 या 4 मार्क का एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। यस, एक्चुअली उसके भी पहले बेसिकली क्या होता है, आपने नाम सुना होगा कमर्शियल बैंक का, राइट। मनी एंड बैंकिंग जब हमारा चैप्टर है तो आप इसमें कमर्शियल बैंक्स के बारे में भी जानते हो। कमर्शियल बैंक्स कौन सी होती हैं? आपके पास जो डिपॉजिट्स हैं, होता है ना, आपके पेरेंट्स का या आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा और आपकी जो भी सेविंग्स होती हैं, जो भी आप स्पेंड करते हैं, और उसके बाद जो अमाउंट आपके पास सेव होता है, वो अमाउंट आप क्या करते हैं, वो अमाउंट जाकर आप बैंक्स में डिपॉजिट करा देते हैं। बैंक्स क्या करता है, बैंक्स आपको उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट देता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, पहले भी पढ़ी हुई है आपने। तो वो आपको एक इंटरेस्ट देता है। तो जितने भी बैंक्स के साथ आप लोग डील करते हैं, आप अपने पैसे डिपॉजिट कराते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप उनसे लोन लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो बैंक्स हमारे लिए कौन सी बैंक्स कहलाती हैं? कमर्शियल बैंक्स। अब ये कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, इनके पास जितने भी आपने, जैसे अभी मैंने बात करी कि आप जो हैं, आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग है, वो आप क्या करते हैं, वो आप जाके डिपॉजिट करा देते हैं बैंक में। इसी तरह से आपके साथ साथ बहुत सारे और भी लोग होंगे जो वो क्या करते होंगे, वो जाके बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराते होंगे। तो जितने भी लोग हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी कस्टमर्स हैं, सब अपने अपने लोकल जो ब्रांचेस होते हैं वहां पर अपने जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट सेव है उनके पास, वो जाके क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, राइट। सो बेसिकली आपका क्या होता है, अब जब ये अमाउंट वो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, यानी आप हो, आपके जैसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो बैंक में ये अमाउंट जब डिपॉजिट कराते हैं, तो अब बैंक इन डिपॉजिट्स का क्या करता है, इन डिपॉजिट से वो बहुत सारा मनी क्रिएट करता है। बहुत सारा क्यों बोला मैंने? जनरली जितना हम डिपॉजिट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मनी क्रिएट करता है। क्लियर? जितना भी हम डिपॉजिट कराते हैं उससे कहीं ज़्यादा मनी क्रिएट करता है। एंड दैट इज़ वाई वही हम देखने वाले हैं कि भाई आखिर कैसे, मैं जैसे आपको बोल रही हूँ कि कुछ अमाउंट अगर हमने डिपॉजिट करा है उससे और मनी कैसे क्रिएट हो सकता है, यही हम आज की वीडियो में बिल्कुल थॉरोली अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फाइन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशंस क्या होती हैं, इसकी दो अजम्पशन है। तो अजम्पशंस क्यों हम लेकर चल रहे हैं, जनरली आपका चीज़ें थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। बिकॉज अगर आप देखोगे अभी, अगर आप जनरली हमारे आसपास देखते हैं, तो क्या आप कमर्शियल बैंक्स के नाम सोच सकते हो? जस्ट एक क्विक मिनट, 1 मिनट लो या फ्यू सेकेंड्स लो, और फटाफट से आप देखो कि क्या आप जो हैं वो बेसिकली क्या आप लोग जो हैं कमर्शियल बैंक्स के नेम जितने भी आपके पास है जहां आप अपना मनी डिपॉजिट करा सकते हैं, कैन यू थिंक ऑफ एनी बैंक, एनी कमर्शियल बैंक? जैसे आपकी स्क्रीन पर भी बहुत सारे नाम दिख रहे हैं। SBI है, PNB है, HDFC है, एक्सिस है, ICICI है, एंड कैनरा बैंक है, और कोटक महिंद्रा है आई गेस। तो इस तरह से बहुत सारी कॉरपोरेशन है, यूनियन है। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल हम बहुत सारे बैंक देखते हैं आसपास। अब इतने सारे बैंकों को अगर हम डील करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। अभी हमें बस छोटा सा एक चीज़ सीखना है कि भाई आखिर कैसे बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं, हमारा मेन क्वेश्चन यही है। तो बहुत सारे बैंक्स देखने की बजाय हम अपने एजम्पशन में जो सिंपलिसिटी लेकर आते हैं, उसके लिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि सारा बैंकिंग सिस्टम एक सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट का मतलब क्या है? चाहे वो SBI हो, हम कहेंगे कि बैंक, एक ही बैंक में पैसा गया है। चाहे किसी ने HDFC में डिपॉजिट कराया हो, तो भी हम कहेंगे एक ही बैंक में मनी गया है।
अगर किसी ने पीएनबी में मनी डिपॉजिट कराया है, किसी ने आईसीआईसीआई में कराया है, किसी ने यूनियन में कराया है, जितने भी बैंक्स हैं हम सब उसको सिर्फ एक सिंगल यूनिट बोलेंगे कि इकोनॉमी में सिर्फ एक बैंक है। जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जब भी बैंक वर्ड आ रहा है, वो हम इस बैंक को रेफर कर रहे हैं। फाइन, क्लियर हो गया सभी को, राइट? तो हम वन यूनिट अज्यूम कर रहे हैं, जितनी भी बैंक्स हैं दे आर ऑल अ सिंगल यूनिट, राइट? Termed as a single unit. Now let's talk about the second assumption. Second assumption है all payments or receipts or transactions, anything. You can just write transaction. Fine. जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमारी किसके थ्रू हो रही है, वो हम ट्रांजेक्शन्स चेक्स के थ्रू करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कैश ट्रांजेक्शन। हमने हमारी सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर लिया कि सारी ट्रांजेक्शन्स जो हो रही हैं वो केवल बैंक टू बैंक हो रही हैं, यानी आपके हाथ में कोई कैश नहीं आ रहा है, वो डायरेक्टली क्या हो गया है, चेक के थ्रू हो रहा है। ठीक है, आपने जितने भी डिपॉजिट थे वो आपने पहले बैंक में डिपॉजिट करा दिए, फाइन, ये हमारा पिगी बैंक को हमने बैंक की तरह ज्यूम कर लिया है, राइट? और जब भी हमें पेमेंट करनी है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, चेक्स का यूज कर रहे हैं, राइट? सो देयर आर टू assumptions which have been written here just to simplify the things. So basically first हमने ये assume किया that जितने भी बैंक्स हैं वो एक सिंगल यूनिट है, एंड नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो चेक के थ्रू करेंगे, नो कैश ट्रांजेक्शन्स। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, राइट? प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल पहले देखेंगे, उसके बाद हम थोड़ा फॉर्मल तरीके से आएंगे, एक मजेदार एग्जाम्पल देखेंगे हम। बेसिकली आपका क्या है, लेट्स सपोज अज्यूम करते हैं हमने यहाँ पे कैरेक्टर का नाम, नॉट कैरेक्टर, एक्चुअली रियल पर्सन है। सो जो हमारी एकता कपूर हैं, आपको पता है वो एक एंटरप्रेन्योर कह सकते हो या एक बिजनेस वुमन है जो काफ़ी सारे मनी अर्न करती हैं। डेफिनेटली अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो मनी अर्न कर रही हैं। अब वो क्या कर रही हैं, जो भी वो मनी अर्न कर रही हैं, डेफिनेटली ये जो पैसा है ये कहाँ डिपॉजिट कराएंगी, वो बैंक में डिपॉजिट कराएंगी। भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये हम सबको पता है, चाहे वो हैं चाहे कोई और है, जितने भी लोग हैं वो बैंक में अपना डिपॉजिट कराते हैं। हमने अज्यूम किया कि जो हमारी एकता मैम है, इन्होंने कुछ अमाउंट जो है वो बैंक में इन्होंने कुछ अमाउंट अर्न किया और वो अमाउंट इन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर लिया। ठीक है, ये अमाउंट का जो नंबर है वो हम अज्यूम कर रहे हैं, बहुत छोटा नंबर है वैसे तो, बट ठीक है, हमारा एग्जाम्पल थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो इन्होंने कोई इनका प्रोजेक्ट था, उससे उनको 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, जो भी इनको एक पेमेंट आई और इन्होंने ये बैंक में डिपॉजिट करा दी। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब क्या हुआ, अब भाई बैंक के पास तो पैसे ही पैसे आ गए, है ना? बैंक के पास पैसे आ गए। अभी हमारे एग्जाम्पल के अनुसार बैंक के पास कितने पैसे आ गए, 10,000, यानी बैंक में डिपॉजिट आ गया है कितने का, 10,000 का, राइट? बैंक में डिपॉजिट आ गया है 10,000 का। अब क्वेश्चन होता है कि ये जो बैंक है ये इस पैसे से करेगा क्या? भाई एकता मैम ने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा लिया, ये उनका 10,000 कैश था, ये बैंक में जा चुका है। अब बैंक के पास जो ये पैसे आए हैं, जो ये डिपॉजिट आया है, बैंक उसका क्या करेगा? बहुत कॉमन सी चीज़ है, बैंक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के अलावा एक और काम होता है, और वो काम क्या होता है, वो काम होता है लोन्स को एडवांस करना। बैंक क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। जितने भी लोग हैं जिनको फंड्स की कमी है, ये उनको, जो बैंक है वो उनको लोन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब लोन क्या होगा, अब बैंक के पास 10,000 रुपए है और जैसे ही उसके पास वो पैसे आएंगे वो कहेगा कि भाई अब मैं ये पैसा यूज करूंगा, इसके लिए, लोन देने के लिए। अब एक सवाल ये आता है कि बैंक के पास 10,000 रुपीज आए हैं फ्रॉम एकता मैम, ना उनके अकाउंट में 10,000 रुपीज डिपॉजिट हो गए हैं। अब क्या बैंक 10,000 का 10,000 लोन दे देगा? अब अगर बैंक 10,000 का 10,000 लोन दे देगा तो बैंक के अकाउंट में क्या रहेगा? क्या ये सही है? क्या यही लॉ है? एंड सो। तो ये लॉ नहीं होता है कि जितना भी डिपॉजिट है बैंक सारा का सारा लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अब ये लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है तो भाई कितना कर सकता है? ये कर सकता है, एक रेशियो होता है जो सेंट्रल बैंक, दैट इज इंडिया में हमारा सेंट्रल बैंक कौन है?
इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सभी बैंकों को मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है, सभी बैंकों को सुपरवाइज करने का, कंट्रोल करने का, गाइडलाइंस जारी करने का सबका जो राइट है वो हमारे किसके पास है? सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई के पास है। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो बैंकिंग एक्ट है, जो बैंकिंग जिस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं बैंक, उसके अकॉर्डिंग बैंकों को एक रिजर्व रखना पड़ता है। यानी जितना भी बैंकों के पास डिपॉजिट आया, आपने जितना भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा है, वो सारा डिपॉजिट वो लोन नहीं दे सकते, उनको कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है। अब एक्चुअली पता है क्या होता है, जनरली बैंकों के पास बहुत सारे पैसे आ रहे होते हैं लेकिन विड्रॉल इतना नहीं होता। अभी तो सिर्फ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इस तरह से हजारों कस्टमर्स होते हैं जो इतना अमाउंट, ऐसे ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं और इतना विड्रॉल नहीं होता, एक ही बार में कोई विड्रॉल नहीं कराता है। इसीलिए अब वो पैसा आइडियल रहने की बजाय, अब जब वो पैसा इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, आपको भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो पैसा आइडल तो रखा नहीं रहा होगा ना। अगर वो पैसा कहीं यूज नहीं हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, राइट? तो वो मनी को बैंक जो है कहीं ना कहीं यूटिलाइज करती है। तो कितना यूटिलाइज करना है, कितना कैश रखना है, इसका डिसीजन कौन लेता है? आरबीआई। तो इसको हम कहते क्या है? जैसे यहाँ पे एलआरआर लिखा है, इसकी फुल फॉर्म है लीगल रिजर्व रेशियो। इसकी फुल फॉर्म है लीगल रिजर्व रेशियो, राइट? तो हमारी जो है लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? बेसिकली आपका क्या है वो हम देखते हैं। जितना भी बैंकों के पास डिपॉजिट आता है, जितना भी बैंकों के पास डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट का एक फ्रैक्शन, एक परसेंटेज, एक रेशो बैंकों को अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। ठीक है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में, कैश फॉर्म या एसेट जो लिक्विड होते हैं जिसको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, एज अ रिजर्व फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, तो जितना भी फ्रैक्शन रखने के लिए, ये डिसाइड कौन करता है? ये आरबीआई डिसाइड करता है। तो जितना भी रिमेनिंग अमाउंट होगा, जितना भी रिमेनिंग अमाउंट होगा, वो रिमेनिंग अमाउंट क्या दिया जा सकता है? वो रिमेनिंग अमाउंट लोन दिया जा सकता है। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन जो रिजर्व रखना पड़ता है उसको हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशो। जो हमने अज्यूम किया है वो कितना है? 20% है। तो व्हाट इज एलआरआर? इट इज द फ्रैक्शन और इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट बैंक्स हैज टू कीप विद देम एज रिजर्व। ठीक है, बैंक, जितने भी बैंक्स हैं, दे हैव टू कीप दिस अमाउंट एज द रिजर्व। इट्स मैंडेटरी बाय आरबीआई और लॉ। फाइन। रिमेनिंग अमाउंट वो आपका क्या है? वो लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। फाइन, आई होप इतना समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे हमने अगेन अज्यूम कर लिया है, जनरली 20% नहीं होता है, आई गेस 25 to 30% होगा, अगर आप बेसिकली रियल डेटा देखेंगे तो। अभी हमने इसको अज्यूम कर लिया है कि आरबीआई ने जो ये डिसाइड किया है, और ये डिसाइड किया है इट इज 20%। क्लियर है? 20% है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं, आगे की स्टोरी हमें जाननी है। अभी हमने क्या देखा था कि हमारी एकता मैम थी, उन्होंने बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट करा दिया? उन्होंने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करा दिया। चलिए, तो हमने 10,000 रुपीज डिपॉजिट, हमने नहीं, एकता मैम ने कराया है, गलती नहीं कर सकते हम ये। तो 10,000 रुपीज उन्होंने डिपॉजिट कराया है। अब बैंक क्या करेगी? 20% तो इसका उनको रिजर्व रखना होगा। रिजर्व कितना रखना होगा? 20%। 20% ऑफ 10,000 अगर आप कैलकुलेट करेंगे क्या होगा? इट्स 2,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया? इट्स 8,000। दिस अमाउंट कैन बी यूज टू प्रोवाइड लोन टू एनी पर्सन। Fine. Banks has to keep 20% of this amount as reserves. That is 20% है, that means 2,000 rupees जो है it will be kept as reserves, and the remaining amount which is 8,000 out of 10,000 can be given as loans. If the bank अगर बैंकों को और रखना है तो वो और रख सकते हो, उनकी मर्जी है, but this is mandatory. Fine. अब हमारे संदीप भैया आते हैं। आई होप ये नाम आप सभी को याद होगा। ठीक है, चलिए।
तो अब ये क्या है, इनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है और इनको चाहिए एजुकेशन लोन, सॉरी, यस। सो इनको क्या चाहिए, इनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है और इनको चाहिए एजुकेशन लोन, और ये बैंक को अप्रोच करते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो भी इनको देना होता है वो देते हैं और वो कहते हैं कि भाई मुझे लोन चाहिए। ठीक है, बैंक क्या करता है, 8,000 का 8,000 रुपीज इनको लोन दे देता है। ठीक है, इनको क्या दे देता है, बैंक लोन दे देता है। ओके, अब क्या हुआ, अच्छा जैसे कि इनको एजुकेशन के लिए लोन चाहिए था, इनको पढ़ाई करनी थी, तो इनको इनकी फीस 8,000 थी, हमने अज्यूम कर लिया, तो इनको बैंक से लोन मिल गया। अभी आपकी अजम्पशन की बारी आती है कि सभी ट्रांजेक्शन चेक से होगी। अब बैंक क्या करेगी, इन संदीप भैया के नाम का बैंक में अकाउंट ओपन करेंगी। वैसे तो हम सब संदीप भैया ही कहते हैं, बट अगर सिर्फ संदीप नाम है तो ऑब्वियसली ऑफिशियली नेम जो होगा उससे बैंक क्या करेगी, उनका अकाउंट ओपन करेगी और उनके अकाउंट में 8,000 रुपीज डाल देगी। अब इनको चेक भी मिलेगा, बिकॉज हमने देखा था सारी ट्रांजेक्शन्स किससे हो रही हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स चेक से हो रही हैं, राइट। सो अब वो क्या करेंगे, अब वो चेक लिखेंगे। चेक में उनको वीसी क्लासेस थी, उन्होंने वहाँ से क्लासेस लेनी थी। ठीक है, उनको वहाँ से अपनी क्लास या अपना एजुकेशन कंप्लीट करना था, तो वो इनको क्या पे कर देंगे, अब वो जो 8,000 उनको मिला वो इनको पेमेंट होगा, और ये पेमेंट किसके थ्रू हो रहा है, ये पेमेंट हो रहा है चेक के थ्रू, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इनके पास एक चेक आ गया है, कितने रुपए का, 8,000 रुपीज का। क्लियर है, 8,000 रुपीज का चेक आ गया है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको चेक से मनी आपको चाहिए तो वो चेक कहाँ पे चला जाएगा, आपको वो चेक ड्रॉप करना पड़ता है वापस से बैंक में। और हमारे पास सभी कोई जिनमें भी अकाउंट है, हम उसको सिंगल यूनिट ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर है, इतना समझ आ गया। तो बैंक से संदीप भैया ने लोन मांगा और इन्होंने अपनी जहाँ से क्लासेस करी थी इन्होंने उनको चेक से पेमेंट कर दिया। अब इनका क्या हुआ है, इनके पास जो पैसा आया था, चेक आया था, वो चेक इन्होंने वापस से कहाँ डाल दिया, क्योंकि अकाउंट के नेम का था, वो इन्होंने बैंक में डाल दिया। अब वहां से इनका जो बैंक अकाउंट है, ये अकाउंट टू अकाउंट पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, इस अकाउंट में अमाउंट जो है इसमें जो है हमारा अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो चुका है। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। दिस इज योर राउंड 1। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, इनिशियल डिपॉजिट बैंक के पास 10,000 आया था, राइट। इसके बाद कैश रिजर्व 2,000 का रखना था, 8,000 का हम लोन दे सकते हैं। अगले राउंड में बैंक के पास 8,000 रुपीज जो था, जो वो लोन दे, सॉरी ये वाला भी हमने डिस्कस नहीं किया, 8,000 उनको मिल गया। अब हमने देखा कि जो ये है इन्होंने पेमेंट कर दी किसको, वीसी क्लासेस को कर दी। अब ये, हाँ, अब ये जो अमाउंट जो वीसी क्लासेस को मिला वो चेक के थ्रू इनके अकाउंट में आ गया, और वो वापस से चेक कहाँ आ गया है, बैंक में आ गया। वो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा डिपॉजिट किसके नाम का है, वीसी क्लासेस का नाम का है। ठीक है, सबसे पहले एकता मैम के अकाउंट में 10,000 रुपीज गए, 2,000 का रिजर्व रखा, फिर 8,000 संदीप भैया का अकाउंट, वो तो लोन की तरफ आएगा, डिपॉजिट की तरफ नहीं आएगा। फिर इन्होंने इनको पेमेंट कर दिया, तो वापस से 8,000 रुपीज बीसी क्लासेस के डिपॉजिट उसमें चला जाएगा। तो बैंक को एक नया डिपॉजिट मिल जाएगा, किसकी नेम में, कौन से अकाउंट में, बीसी क्लासेस के नाम से। क्लियर हो गया। दिस इज योर राउंड नेक्स्ट, जहां पे राउंड 1, जहां पे 8,000 रुपीज बीसी क्लासेस को मिल चुका है, जो संदीप भैया ने बीसी क्लासेस को पेमेंट करी थी। ये हमारा एक सर्कल कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना एग्जाम्पल आपको अभी तक समझ आ रहा होगा, राइट। ठीक है, तो हमने अभी तक एक सर्कल किया है। आई होप आपको ये सर्कल समझ आ रहा है। हम अगले राउंड की बात करते हैं। अब हमारा क्या हुआ, बैंक के पास, जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले जो बैंक के पास जो डिपॉजिट आया था वो एकता मैम का था। इसके बाद संदीप भैया ने लोन लिया उस पैसे का, फिर वो मनी जो है उन्होंने पेमेंट करी वीसी क्लासेस को यूजिंग चेक, और वो चेक फिर से कहाँ चला गया, बैंक में। तो इट्स लाइक अ सर्कल, बैंक से शुरू हुआ, वापस से किसी पर्सन के पास गया, वो वापस से फिर कहाँ आ गया, बैंक में आ गया। ठीक है, अब बैंक के पास वापस से पैसे हैं, और इस टाइम पे उनके पास कितना अमाउंट है, कितना पेमेंट किया था,
संदीप भैया के अकाउंट से उनसे उन्होंने 8,000 उनको फीस जीसी क्लासेस को पे करी थी। ठीक है, तो ये हमारा 8,000 बैंक के पास अभी हमारे क्या है, मनी है, राइट। 8,000 अब जब उनके पास मनी है, अब क्या होता है, हमारी एक और मैडम आती हैं धैर्य, जिनकी वेडिंग है, ठीक है, जिनकी मैरिज है और इनको वेडिंग प्लानर हायर करना है। ठीक है, अब ये बैंक से आती हैं लोन लेने के लिए। ठीक है, वापस से ये आती हैं बैंक से और कहती है मुझे भाई लोन चाहिए, किसके लिए, शादी के लिए लोन चाहिए। अब बैंक इनको, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेती हैं, जो भी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब बैंक क्या करता है, जब बैंक के पास 8,000 रुपीज जो डिपॉजिट आया था, कहाँ से आया था, बीसी क्लासेस से आया था। वापस से मत भूलिएगा एलआरआर को। एलआरआर क्या था, वो अमाउंट, वो फ्रैक्शन, जो जितना भी पैसा आएगा उसका उनको क्या रखना पड़ेगा, एक अमाउंट, फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन जो है वो रिजर्व में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर टेबल में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीसी क्लासेस के पास वापस से डिपॉजिट आया है 8,000 का बीसी क्लासेस के अकाउंट का। अब बैंकों को हर जितनी बार बैंकों के पास अलग अलग पर्सन के नेम से डिपॉजिट आते जाएंगे, उतनी बार बैंकों को रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस से 20% रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो अमाउंट हमारा कितना आ गया, वो अमाउंट हमारा 1600 आ गया। और इसके बाद जो हमारा बचा हुआ अमाउंट है, वो अमाउंट कितना है, 6400 है। वो अमाउंट आपका क्या होगा, 6400 जो है वो किसी पर्सन को लोन दिया जा सकता है। यहाँ पर हमारे लिए हमारा वो कौन लोन लेने आई है, धैर्य, जिनको लोन मिलेगा कितना, बैंक के पास था तो 8,000, बट उनको 20% रिजर्व रखना पड़ेगा, तो 6400 उनको लोन मिलेगा। अब क्या होता है, इनको वेडिंग करनी थी, तो ये हमारे शादी मुबारक वेडिंग प्लानर हैं, जिनकी कंपनी का नाम शादी मुबारक है। ठीक है, तो उनको आपका बेसिकली क्या है, उनको पेमेंट कर दी कि भाई वेडिंग प्लानिंग करनी है तो आप पेमेंट रखिए। ठीक है, तो 6400 इसको पेमेंट, भाई लोन किस लिए ले रहे हो आप, कोई भी पर्सन लोन पेमेंट करने के लिए तो लेता है ना, सेव करने के लिए तो आप लोन नहीं लोगे, आपको कोई ना कोई खर्चा करना है तभी आप लोन ले रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे 6400 आया, 6400 उन्होंने पेमेंट कर दी। वापस से ये पेमेंट किसके थ्रू हुई है, तभी हमने अजम्पशंस बनाई है कि वो पेमेंट चेक के थ्रू हुई है। और अब क्या हो गया है, वापस से वो चेक कहाँ चला जाएगा, बैंक के पास। तो आप देख रहे हो हर बार एक सर्कल बन रहा है, बैंक जितने पैसे आ रहे हैं वो किसी को लोन दे रहा है, पेमेंट हो रही है, फिर वो पैसे कहाँ चले जा रहे हैं, बैंक में चले जा रहे हैं। बिकॉज क्योंकि चेक का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना, चेक को जब भी आपको उसको कैश में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू डिपॉजिट, उसको लिक्विड करने के लिए आपको कैश बैंक में डालना पड़ेगा। ठीक है, वापस से बैंक के पास कितने पैसे आ गए हैं, 6400 आ गए हैं। और ये किसके अकाउंट में आए हैं, ये अलग अलग कस्टमर्स हैं जिनके अकाउंट में मनी आते जा रहा है। ठीक है, वो इनके अकाउंट में हमारा 6400 अमाउंट ऐड हो चुका है। क्लियर है, ठीक है, आई होप आपको ये नेक्स्ट सर्कल समझ आ गया होगा। टेबल में भी हम देख लेते हैं, 6400 धारिया मैडम को लोन दे दिया गया। अब इसके बाद ये शादी मुबारक कंपनी जो थी उनको पैसे मिल गए हैं, उन्होंने उनको पेमेंट कर दी है। और वापस से बैंक के पास नेक्स्ट डिपॉजिट जो है वो 6400 जाएगा। और इसी तरह से ये चीज़ें क्या होती रहेंगी, चलती रहेंगी, जब तक ये पैसा कम होते 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 बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, ये भी राउंड, एक और राउंड हम देख लेते हैं। अब बैंक के पास वापस से 6400 पैसा आ गया है, अब पैसे या अमाउंट मनी आ गया है, 6400 रुपीज़ की बात कर रहे हैं हम, सब कुछ आईएनआर की बात कर रहे हैं। अब वापस से बैंक इसका 20% जो है वो क्या रखेंगी, रिजर्व रखेंगी। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो मान लो एक फार्मर है हमारे, भुवन फार्मर है, जिनको लोन चाहिए था अपने कल्टिवेशन के लिए। तो रिमेनिंग अमाउंट दैट इज कितना आ गया हमारा, 20%, 128 रुपीज़ कट जाएगा। और रिमेनिंग 5120 जो है वो इस पर्सन को लोन दे देगी बैंक। और फिर से ऐसे ही चलता जाएगा, चलता जाएगा। और ये सर्कल इसी तरह से कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चलता जाएगा। हमें एंड करना नहीं है, हमें सिर्फ 1 या 2 राउंड तक ही करना है। इसके बाद हमने इस टेबल को टोटल करके एग्जामिनर को शो करना है। और जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा बहुत आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। बैंक के पास, ठीक है, पहला डिपॉजिट आया, फिर उसके बाद संदीप भैया को पेमेंट गई,
संदीप भैया ने क्या करा, उनको जिनको पेमेंट करनी थी उनको पेमेंट करी और फिर इस पर्सन के अकाउंट में वो पैसे आ गए। ठीक है, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सर्कल एंड नेक्स्ट सर्कल। ठीक है, ये हमारी टेबल है इनिशियल डिपॉजिट। अब इनिशियल डिपॉजिट एक वर्ड आया है, सबसे पहला जो कैश में डिपॉजिट हुआ था ना उसको हम इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, आपको शायद 1 मार्कर में डेफिनेशन आ जाता है कि हमारा इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है। जो सबसे फर्स्ट टाइम जो डिपॉजिट किया जाता है वो हमारा इनिशियल डिपॉजिट है, विच इज 10,000। इसके बाद 2,000 कैश रिजर्व रखा गया, 8,000 लोन दिया गया। अब इसके बाद जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे ये सभी डिपॉजिट्स को हम क्या कहेंगे, इन सभी डिपॉजिट्स को हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहेंगे। ठीक है, ये सब हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट कहलाएंगे। फाइन, तो इस तरह से हमारी ये टेबल तैयार हो जाती है। आई होप आपको ये टेबल समझ आ गया होगा। अब हम बिल्कुल फाइनल एग्जाम्पल एंड करने के उसमें हैं। मैंने टोटलिंग जानबूझ के नहीं लिखी है कि भाई ये टोटल आप कैसे करोगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आप ये टेबल लर्न कर लेते हो बाई चांस, लेट सपोज, बट एग्जाम में अगर LRR कुछ चेंज कर देगा या आपको डिपॉजिट चेंज कर दिया तो आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने टेबल कंस्ट्रक्शन सीखी है, तो टेबल को एंड करना भी आना चाहिए। यानी टोटल क्या होगा, पूरा हम सारा कंप्लीट नहीं करेंगे, हम फिल नहीं कर सकते टेबल को, राइट। तो अब हम टोटल करना सीखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट आपको ऐड करनी है कि ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारा कैश रिजर्व्स, जो रिजर्व्स थे उसका टोटल डिपॉजिट जो इनिशियल डिपॉजिट था उसके इक्वल ना हो जाए। यानी ये एंडिंग में जब सब कुछ ग्रैंड टोटल आप करेंगे तो आपका जो इनिशियल डिपॉजिट था और जो हमारा रिजर्व्स है उन रिजर्व्स का टोटल जब हम करेंगे वो दोनों सेम होगा। तो कैश रिजर्व्स हमारी कितनी हो गई, 10,000, जो किसके इक्वल है, इनिशियल डिपॉजिट के। ये तो मैंने फिल कर दिया। अब बारी आती है कि भाई हमें और कैसे करना है, कैसे फिल होगा। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, आ जाते हैं हम। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिखना भी है। ठीक है, एक मनी, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखेंगे हम, जो होता है 1/LRR। ठीक है, 1/LRR। ठीक है, लिख लेते हैं हम। 1 में 20% है हमारे इस एग्जाम्पल में। 20% को आप कैसे लिखते हो, 20/100, यही करते हो आप। तो इन शॉर्ट ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25/100। तो मनी मल्टीप्लायर किसके बराबर आ गया, इसको मल्टीप्लायर कहते हैं। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है 1 मार्कर में। ठीक है, m इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 5। यानी ये कहता है, मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि जितना भी इनिशियल डिपॉजिट होगा, एंड में ये जो प्रोसेस है, ये जो राउंड है, ये चलते 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 जब टोटल जो मनी क्रिएट हुआ है, टोटल जो क्रेडिट क्रिएट हुआ है, वो 5 गुना यानी 5 टाइम्स हो जाएगा। वो अगर मल्टीप्लायर 5 है तो 5 टाइम्स, मल्टीप्लायर 4 है तो 4 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स, 7 है तो 7 टाइम्स, 10 है तो 10 टाइम्स। ठीक है, राइट। तो वो LRR पे डिपेंड करेगा, जितना LRR होगा उसी हिसाब से मनी मल्टीप्लायर होगा। तो अगर ये आपका 5 टाइम्स हो गया है तो इसका मतलब ये है, जो डिपॉजिट वाला आपका कॉलम है, जो डिपॉजिट वाला कॉलम है, इस कॉलम में आपको 5 मल्टीपल टाइम्स का मतलब ये है। अगर हम मनी मल्टीप्लायर की बात करें तो हमारा इनिशियल डिपॉजिट 10,000 था, 5 मल्टीपल है। तो ये तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, बट आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे टोटल लिख देना है। और टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा 50,000। क्लियर हो गया है, ये हमारा अमाउंट कितना आ गया, 50,000। फाइन। अब यहाँ पे आप अगर आप टेबल देखेंगे, कैश रिजर्व्स अगर हमारा कितने का आया 10,000 का, तो रिमेनिंग कितना बच गया 40,000, क्योंकि डिपॉजिट 50,000 की क्रिएट हुई है, जिसमें से 10,000 तो पहले वाला ही था। ठीक है, तो लोन एक्चुअली कितने का गया, रिमेनिंग अमाउंट लोन गए हैं, वो रिमेनिंग अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा 40,000 का लोन गया है। क्लियर हुआ। ठीक है, ये वैसे एक और फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन सकता है, अगर हम देखें
वो हो सकता है हमारा मनी क्रिएशन कितना हुआ है, टोटल मनी क्रिएशन की अगर हम बात करें, या क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, यू कैन राइट एनीथिंग विच विल बी एम इनटू इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट। और आपका एन कितना है 5 और इनिशियल डिपॉजिट कितना था 10,000 विच इज इक्वल्स टू 50,000। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये यूनिट लगाना ना भूलें मनी की। सो दिस इज योर मनी क्रिएशन, टोटल मनी इतना क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हमारी प्रोसेस एंड होती है। ये फॉर्मूला लगाना ना भूलें, अपना एंडिंग इससे ज़रूर करें। तो ये हमारा फाइनली, यानी बैंक जो है उसकी इतनी कैपेबिलिटी है, अगर सारा अमाउंट चेक के थ्रू बैंक में जाता है, कोई कैश विड्रॉल नहीं होता है, इन दैट केस क्या होगा, आपका जो डिपॉजिट्स हैं वो अगर LRR 20% है तो 5 टाइम्स डिपॉजिट क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये आपका लगभग 5 गुना 5 टाइम्स जो है मनी क्रिएट कर दिया है कमर्शियल बैंक ने। आपको पता है ना, नोट इशू कौन करता है, सेंट्रल बैंक। लेकिन कमर्शियल बैंक के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो उसी मनी को रीयूज करके, क्योंकि ना मनी कहीं पे भी इन कैश फॉर्म नहीं है, ये सारे पैसे जो हैं ये बैंक में एक अकाउंटिंग सेंस में रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि सारा काम चेक के थ्रू हो रहा है, बस ये अकाउंटिंग सेंस में रिकॉर्ड होते जा रहा है और डिपॉजिट पे डिपॉजिट क्रिएट होता जा रहा है, बिकॉज सब कुछ वर्चुअल है, सब कुछ अकाउंट में है। रियल मनी जो कैश में गया था वो तो 10,000 था जो नोट था, ये सब जो है ये एक्स्ट्रा मनी है जो कमर्शियल बैंक क्रिएट करती है, और इसको भी मनी सप्लाई में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, दिस इज योर टॉपिक ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आई होप आपको ये क्रेडिट थोड़ा सा लंबा चला गया, क्योंकि टॉपिक लंबा है और कहीं पे मिडल में कट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, अदरवाइज वो फ्लो टूट जाएगा। सो आई होप आपको ये क्रेडिट क्रिएशन समझ आ गया होगा, हमारा बहुत अच्छे से हमने एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।